हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का ये हमारा जो वीडियो होगा क्लास 7 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 4 वायु से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में पीआरटी हो, टीजीटी हो, जूनियर लेवल हो या हाई स्कूल हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप केवीएस एग्जाम हो, सीटेट, DSSS या कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही फायदा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में जो कि वायु से संबंधित क्वेश्चन होगा, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायुव्य आवरण है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सिंपल ऑप्शन आंसर हो जाएगा, वायुव्य आवरण वायुमंडल कहलाएगा। लेकिन इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस वायुमंडल में होता कौन कौन सी गैस है, कितने मात्रा में होता है। आइए एनसीईआरटी में देखिए ये दिया हुआ था, हम आपको यहाँ पे इसको समझा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा वायुमंडल है पूरा, ये जो पूरा एक सर्किल में दिया गया है ये हमारा वायुमंडल है। इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। और कितना परसेंट? 78%। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। काफी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। और परसेंटेज की बात करें तो 78%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, दूसरा नंबर पे, यानी कि 21% ऑक्सीजन इस वायुमंडल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर ऑर्गन की बात करें तो 0.93%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और 0.04% में अन्य गैसें पाई जाती है। आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगा तो आप भी ऐसे ही अंडरलाइन बॉक्स बनाकर जरूर रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा, देखिए नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन आने वाला है आपका बस इसी ग्राफ से है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। परसेंटेज की बात करें तो 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? तो 21% में है। ठीक है, उसके बाद अन्य गैस 1% में है। उस 1% में भी ऑर्गन की बात करें तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैसें 0.04% पे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ ही गया 2 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कितना? 78% पे। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पे होता है, और अन्य में आपका हीलियम आ जाता है, तो अन्य में ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये सब पीआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत? तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 21%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका पीआरटी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि टीआरई में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरण यूवी रेज से हमें बचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन। ठीक है, अब ये जो ओजोन होती है ना, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 6 to 8 शायद टीआरई 2 में आया हुआ था, समताप मंडल में। ये जो परत होती है यानी कि अर्थ के ये ऊपर ये जो परत होती है ओजोन परत, ये वायुमंडल के किस परत में होती है? तो ये समताप मंडल में होती है। आप लोग याद रखिएगा, ओजोन परत जो होती है, ओजोन गैस जो होती है, समताप मंडल में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर वायुमंडल में मुख्य रूप से कहां से आती है? नदियों से, महासागरों से, पर्वतों से, चट्टानों से? आंसर बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागरों से। यानी कि
हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं यानी कि वाटर वेपर होता है वो महासागरों से सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागरों से। ठीक है, यहां दिया हुआ है महासागरों, नदियों और झीलों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यह वर्षा और जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? संताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। अब आइए सब परत के बारे में हम इस फोटो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा अर्थ है, यानी कि सबसे निचला परत कौन सा है आपका? क्षोभ मंडल। ठीक है, अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो ये आपका लगभग 8 से 18 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है ये आपका 8 से 18 किलोमीटर के रेंज में। देखिए इसी क्षोभ मंडल में आप देख रहे होंगे कि वायुमंडल की सारी प्रक्रियाएं यानी कि जैविक सारी प्रक्रियाएं जो होती है वायुमंडल में ही, क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बारिश, मौसम और ये पर्वत पठार, ये सब आपका ध्यान रखेगा कि माउंट एवरेस्ट यानी कि कोई भी पर्वत पठार है ये सब आपका क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद वाली जो परत होती है उसको समताप मंडल कहते हैं। इसी में देखिए यहाँ ओजोन परत होती है, याद रखिएगा समताप मंडल में ही। अगर कॉपी में इसका अगर आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो इसी समताप मंडल में देखिए ओजोन परत भी होता है, ओजोन गैस भी होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ती है या आवागमन होता है? तो हवाई जहाज के लिए जो परत होती है ये आपका समताप मंडल होता है, जिसका रेंज कहां तक है? 50 किलोमीटर तक। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल का रेंज होता है 80 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद बाह्य मंडल, बहिर्मंडल जो होता है इसी में आपका सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि मौसम की सारी घटनाएं जो होती है ये सब क्षोभ मंडल में होती है, पर्वत से लेके शिखर तक जो भी होती है क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज समताप मंडल में, ओजोन परत समताप मंडल में, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि वो यही वह परत है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, तूफान, बादल, हवा घटित होती हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। वायुमंडल में वायु के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि वायु के दाब को मापने के लिए अगर जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। चलिए बात करते हैं हाइग्रोमीटर का। तो हाइग्रोमीटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, आर्द्रता यानी कि हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें पाइरोमीटर का, तो पाइरोमीटर जो होता है उच्च ताप मापने के लिए होता है, याद रखिएगा। यहां से 3 क्वेश्चन बन जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हवा में नमी यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और सिस्मोग्राफ आप लोगों को पता ही है कि क्या, भूकंप मापक यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब, 8 नंबर क्वेश्चन है। वायु दाब कब सबसे अधिक होता है? ठीक है, ऊंचाइयों पर, समुद्र तल पर, पर्वतों पर, ध्रुवों पर। यानी कि वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। मेरे भी पढ़ने का तरीका हम अंडरलाइन हाईलाइट करके ही पढ़ते थे, आप भी ऐसे ही पढ़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल में जो दाब होगा वो क्या होगा? गिरने लगेगा। ठीक है, यानी कि कम होने लगेगा। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाइएगा तो आपका वायुमंडलीय दाब जो होगा कम होगा, यानी कि घटने लगेगा। वहीं जैसे ही आप समुद्र तल की ओर आइएगा, यानी कि सबसे ज्यादा समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? समुद्र सतह पर
वायुमंडलीय दाब जो होता है सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटते रहता है। अभी हम चर्चा की कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, घटने लगेगा, और नीचे आइएगा तो यानी कि समुद्र तल पे सबसे ज्यादा आपका वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र तल पर। ठीक है, अगर इन सब ऑप्शनों की बात करें तो बताइए, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे कम इसमें किस ऑप्शन पे होगा आपका वायुमंडलीय दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तापमान, दबाव, आर्द्रता और हवा की दिशा को मिलाकर क्या कहा जाता है। यानी कि ताप को, दाब को, आर्द्रता और हवा की दिशा को मिलाकर क्या कहा जाता है, आंसर बताइए। तो देखिए, इन सभी को मिलाकर हम मौसम कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम। यानी कि तापमान, दबाव, आर्द्रता और हवा की दिशा मौसम को प्रभावित करती है। यानी कि इससे मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ जाए, दबाव बढ़ जाए, आर्द्रता हवा में बढ़ जाए, यानी कि हवा में नमी बढ़ जाए, हवा की दिशा बदल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। याद रखिएगा कि मौसम का निर्माण तापमान, वायु दाब, आर्द्रता और वायु की गति से होता है। यह प्रतिदिन बदलता रहता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक स्थिर रहता है। यानी कि जो क्लाइमेट होता है ना, ये काफी लंबे समय तक होता है। ठीक है, ये हवा की दिशा बदलने से नहीं बदलता है, लेकिन जो मौसम होता है प्रतिदिन का, जैसे आज बारिश वाला बादल हुआ तो मौसम बदल जाता है, बारिश वाला मौसम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। और इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा अच्छे से कर ली है कि किस वायुमंडलीय परत में वाणिज्यिक हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज के लिए कौन सा परत था, समताप मंडल। ठीक है, हवाई जहाज के लिए कौन सा परत था, समताप मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, समताप मंडल। और मौसम की सारी घटनाएं या पर्वतों की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए, इसी समताप मंडल में ध्यान रखिएगा ओजोन परत, यानी कि ओजोन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन किस दिशा में बहती है। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि पवन किस दिशा में बहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। तो देखिए, ये एनसीईआरटी में एज इट इज पॉइंट दिया हुआ है, क्या है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो चलिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पवन की जो दिशा होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है वायुमंडल में फैल जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां पढ़े होंगे, विकिरण होता है, संवहन होता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, विकिरण होगा कि संवहन होगा। एक क्वेश्चन बताइए कि सूर्य के किरण को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कौन सा, यानी कि जो सूर्य की किरण होती है, जो पृथ्वी पर पहुंचती है, किस क्रिया के द्वारा सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है। तो उसका आंसर तो होता है विकिरण। ठीक है, याद रखिएगा, हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए भी थे, विकिरण होता है। विकिरण के माध्यम से ही क्या होता है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, उसको हम लोग संवहन कहते हैं। यानी कि सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में फैलने की क्रिया को संवहन कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। सूर्य की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं, लेकिन वायुमंडल में सूर्य की किरण को फैलने की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। क्या होता है संवहन, आइए इस पे चर्चा करते हैं। संवहन जो होता है वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने नीचे आती है। यानी कि
गर्म हवा जो है ऊपर उठती है और ठंडी हवा कहाँ आती है, नीचे आती है। इसी को हम संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि गर्म हवा ऊपर जैसे ही उठेगी, यानी कि कोई भी वस्तु जब गर्म होता है तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है। तो उसके स्थान को लेने के लिए जो ठंडी हवा आती है इस जगह के, यानी कि इस जहाँ से गर्म हवा ऊपर गई, इसके स्थान को लेने के लिए जो ठंडी हवा आती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। समुद्र सामीर के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, एक चैप्टर है, हम उसमें जरूर पढ़ाएंगे समुद्र सामीर। उसी में ये प्रक्रिया होती है कि समुद्र के सतह से जो ठंडी हवा होती है ये हमारे घर तक, दरवाजे तक आती है, रूम तक आती है, और रूम वाला जो गर्म हवा होती है ये समुद्र की तरफ जाती है, उसी को समुद्र सामीर कहते हैं। उसकी चर्चा हम दूसरे चैप्टर में करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए नोट्स पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हम वहाँ पे पीडीएफ इसका शेयर करेंगे। अभी तक कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं शेयर कीजिए। देखिए ये हम जो पढ़ाते हैं ना, ये हम वन नोट्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हम पीडीएफ कन्वर्ट करके नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए वन नोट से पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा समस्या आ रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फॉन्ट हम जो यूज करते हैं वो फॉन्ट रीड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा समय दीजिए, हम वहाँ पे सारा चैप्टर का पीडीएफ शेयर करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पृथ्वी को सूर्य से दूर रखता है, पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण देता है। सभी विकल्प सही है, आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। पृथ्वी को सूर्य से दूर रखता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण देता है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हवा में नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है? वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर। अभी हम आपको बताए थे हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून की हवाएं किस प्रकार की पवनें हैं? ठीक है, यहाँ देखिए मानसून की हवाएं की बात की है, लू की बात करें या बहुत प्रकार की हवाएं होती हैं उनकी बात करें, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि 3 प्रकार की पवनें होती है। कौन कौन सी? पहले नंबर पर होती है अस्थाई पवनें। अस्थाई पवनें क्या होती है? व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें कहलाती हैं। यानी कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी जो पवनें होती है इसको अस्थाई पवनें कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में यानी कि फिक्स दिशा में चलती रहती है, इसी को अस्थाई, देखिए ये परमानेंट नाम में ही जुड़ा हुआ है, यानी कि सालों भर हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। 2 नंबर में है मौसमी पवन, यानी कि ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, यानी कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो अपना दिशा बदल देती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, देखिए मानसूनी जो पवनें होती है ये सालों भर नहीं रहती है, ये आपका जून जुलाई महीने में बहती है, तो इसीलिए ये मौसमी पवन का उदाहरण है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसमी पवनें। अस्थाई पवनें ये सालों भर निश्चित दिशा में बहती रहती है, उसको अस्थाई पवनें कहती है। अब दूसरा एक आता है स्थानीय पवनें, इसको आप लोग जरूर तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय पवनें क्या होती है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, यानी कि हो सकता है साल के किसी विशेष दिन में, वर्ष में, या दिन किसी विशेष दिन में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री सामीर, इसके बारे में हम एक चैप्टर में चर्चा करेंगे कि समुद्री सामीर क्या होता है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क अस्थायी पवनें याद है? इसे लू कहते हैं। तो देखिए लू किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका स्थानीय पवनें का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यानी कि कौन सी गैस होती है? तो देखिए इस पे चर्चा तो कर ही ली है। ओजोन गैस ही क्या होती है? वायुमंडल से जो सूर्य की किरण से हानिकारक यूवी रेज जो आती है उसको प्रोटेक्ट करती है, वायुमंडल के सतह पर नहीं आने देती है। कौन सी? ओजोन। और ये किस मंडल में होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ये उपस्थित रहती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस चैप्टर से 17 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे। क्योंकि देखिए इस बार हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपका यहीं पे कवर हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घट गया है। किस प्रकार की हवाएं एक निश्चित दिशा में अस्थायी रूप से चलती है? तो इसकी हम बात कर लिए हैं। कौन सी होती है? व्यापारिक पवनें, ठीक है, यानी कि एक निश्चित दिशा में अस्थायी रूप से चलती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो अभी हम चर्चा किए थे, इसको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें या अस्थायी पवनें। इसमें देखिए अस्थायी और अस्थानीय में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अस्थानीय दूसरा हो गया, अस्थायी दूसरा हो गया। देखिए अभी हम चर्चा किए हैं, यहां देखिए जो अस्थायी पवनें हैं इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। याद रखिएगा, अस्थायी और अस्थानीय में कंफ्यूजन नहीं होना है। अस्थायी पवनें इसका यानी कि व्यापारिक पवनें इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक निश्चित दिशा में अस्थायी रूप से चलती रहती है सालों भर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थायी पवनें कहते हैं। अस्थायी पवनें ऑप्शन नहीं दिया है तो उसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। जस्ट अभी हम चर्चा किए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए साइंस और एसएसटी के एक चैप्टर पे चर्चा करते हैं पूरे एमसीक्यू और व्याख्या के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।